सलाम दोस्तों, वेलकम बैक टू देसी वेरिएंट। पिछली वीडियो के एंड में हमने देखा कि हल्क के ख़त्म होते ही टोनी स्टार्क निक फ्यूरी का मिशन लेकर जनरल रॉस से मिलने पहुंच जाता है। और मैंने आपसे कहा था कि अगला नज़ारा थॉर के हथौड़े का होगा। बहुत से लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन मार्वल ने हमें एक ऐसी खिचड़ी में फंसाया है जिसे सिर्फ सच्चा फ़ैन ही समझ सकता है। तो दोस्तों, मार्वल की हिस्ट्री में एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं फ्यूरीज बिग वीक, यानी मार्वल का एक ऐसा हफ्ता जब दुनिया पर द इनक्रेडिबल हल्क की तबाही, न्यू मैक्सिको में थॉर का गिरना और अमेरिका में आयरन मैन 2 की लड़ाई, ये तीनों मूवीज़ एक ही साथ एक ही हफ्ते के अंदर चल रही थी। इसीलिए हल्क के एंड में जो टोनी स्टार कितना बदला बदला लग रहा था, उसके पीछे की क्या कहानी थी, वही समझने के लिए आज हम बात करेंगे एमसीयू की सबसे इम्पोर्टेंट मूवी आयरन मैन 2 की, जहां हमें पता चलेगा कि अवेंजर्स इनिशिएटिव की बुनियाद कैसे रखी गई, ब्लैक विडो की एंट्री कैसे हुई। अगर आप इस टाइमलाइन की मज़ीद गुत्थियाँ सुलझाना चाहते हैं तो देसी वेरिएंट को जल्दी से सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है रशिया के एक सर्द और गरीब इलाके से, जहां एंटोन वेंको नाम का एक साइंटिस्ट मर रहा होता है। वो अपने बेटे इवान वेंको को बताता है कि टोनी स्टार्क के बाप ने उसे धोखा दिया और पूरी दुनिया में सारी दौलत और इज्जत अकेले कमा ली। इवान अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए कचरे के डब्बे से एक नया आर्क रिएक्टर और 2 डेंजरस इलेक्ट्रिक कोड़े यानी कि विप्स तैयार करता है। इधर अमेरिका में टोनी स्टार्क को आई एम आयरन मैन बोले हुए 6 महीने गुजर चुके होते हैं। वो बहुत बड़ा स्टार्क एक्सपो शुरू करता है और पूरी दुनिया उसकी दीवानी है। लेकिन पर्दे के पीछे टोनी अपनी मौत के बहुत करीब है। जो आर्क रिएक्टर उसके दिल को बचा रहा था, उसमें यूज़ होने वाला पैलेडियम उसके खून को जहर बना रहा है। टोनी का ब्लड टॉक्सिसिटी लेवल हर रोज़ बढ़ रहा है और उसे पता है कि उसके पास बहुत कम वक्त है और गवर्नमेंट भी उस पर प्रेशर डाल रही है कि वो अपना सूट आर्मी को दे दे। इस डिप्रेशन में टोनी अपनी कंपनी का सीईओ पेपर पॉट्स को बना देता है और एक नई असिस्टेंट रखता है, नेटली रशमैन। टोनी स्टार्क अपनी बची हुई ज़िंदगी को फुल स्पीड में जीने के लिए मोनाको जाता है और वहाँ चलती F1 रेस में खुद गाड़ी चलाने उतर जाता है। तभी ट्रैक पर एंट्री होती है इवान वेंको की। वो अपने इलेक्ट्रिक विप से चलती हुई गाड़ियों के 2 टुकड़े कर देता है। यहाँ आता है इस मूवी का सबसे आइकॉनिक सीन, मार्क 5 सूटकेस आर्मर। पेपर पॉट्स एक मेटालिक ब्रीफकेस फेंकती है और टोनी स्टार्क जैसे ही उस पर पाँव रखता है तो वो ब्रीफकेस एक मुकम्मल आयरन मैन सूट बनकर उसकी बॉडी पर फिट हो जाता है। टोनी इवान को हरा तो देता है, लेकिन दुनिया को पता चल जाता है कि टोनी के अलावा भी कोई आर्क रिएक्टर बना सकता है। यहाँ फ़ायदा उठाता है टोनी का कॉम्पिटिटर जस्टिन हैमर, जो एक चालाक और जीनियस बिजनेसमैन है। वो इवान वेंको को जेल से भगा देता है ताकि इवान उसके लिए स्टार्क से बेहतर रोबोट्स और ड्रोन बना सके। मौत के डर से टोनी बिल्कुल पागल हो जाता है और अपनी बर्थडे पार्टी में सूट पहनकर नशा करता है। उसका दोस्त जेम्स रोडी ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो स्टार्क के बेसमेंट से उसका पुराना मार्क 2 सिल्वर सूट पहनकर उसे रोकने आता है। दोनों दोस्तों के बीच में एक भयानक लड़ाई होती है और रोडी वो सूट लेकर यूएस एयरफोर्स के पास चला जाता है। जस्टिन हैमर उस सिल्वर सूट पर भारी गन्स और मिसाइल लगाकर उसे वॉर मशीन में बदल देता है। अगली सुबह शील्ड का डायरेक्टर निक फ्यूरी टोनी से मिलता है और उसे बताता है कि उसकी नई असिस्टेंट नेटली रशमैन असल में शील्ड की एक टॉप स्पाई नताशा रोमानॉफ यानी कि ब्लैक विडो है। फ्यूरी टोनी को उसके बाप हार्वर्ड स्टार्क का पुराना सामान देता है ताकि वो अपनी बीमारी का इलाज ढूंढ सके। टोनी स्टार्क अपने बाप के पुराने 1974 स्टार्क एक्सपो के मॉडल को गौर से देखता है और समझ जाता है कि उसके बाप ने एक नए एलिमेंट का एटॉमिक स्ट्रक्चर छुपा रखा था। टोनी अपने घर के बेसमेंट में पार्टिकल एक्सेलरेटर बनाता है और उससे एक नया हार्मलेस एलिमेंट डिस्कवर करता है जो पैलेडियम को रिप्लेस करता है। अब टोनी बिल्कुल ठीक है अपने नए मार्क 6 सूट के साथ। इधर स्टार्क एक्सपो में जस्टिन हैमर अपने नए हैमर ड्रोन्स और वॉर मशीन को पेश करता है, लेकिन इवान वेंको पूरे सिस्टम को हैक करके सारे ड्रोन्स को टोनी पर अटैक करवा देता है। ब्लैक विडो हैमर इंडस्ट्रीज जाकर सिस्टम को रिबूट करती है और रोडी को कंट्रोल वापस दिलाती है। फिर हम देखते हैं एक बेहतरीन टीम अप जहां आयरन मैन और वॉर मशीन मिलकर सारे ड्रोन्स को तबाह करते हैं। आखिर में इवान खुद एक भारी सूट में आता है, लेकिन टोनी और रोडी अपने रिपर्जल बीम्स के साथ क्रॉस फायर करके एक ब्लास्ट करते हैं और इवान का खात्मा हो जाता है।
मूवी के एंड में निक फ्यूरी टोनी को बताता है कि उसकी प्रोफाइल के मुताबिक आयरन मैन सूट तो अवेंजर्स के लिए ठीक है, लेकिन टोनी स्टार्क का एटीट्यूड बहुत ख़राब है, इसलिए उसे सिर्फ एक कंसल्टेंट के तौर पर रखा जा रहा है। और यही वजह थी कि पिछली वीडियो के एंड में टोनी जनरल रॉस से सिर्फ एक कंसल्टेंट के तौर पर मिलने गया था। अब आते हैं इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन पर। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं एजेंट कॉल्सन न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में पहुंच जाता है, जहां उसे ज़मीन में धंसा हुआ म्योलनीर यानी थॉर का हथौड़ा मिलता है। तो दोस्तों, ये था फ्यूरीज बिग वीक का दूसरा हिस्सा। अगली वीडियो में हम चलेंगे सीधा न्यू मैक्सिको, जहां इसी हफ्ते के अंदर हमारा थॉर आसमान से गिरा था। वीडियो पसंद आई हो तो देसी वेरिएंट को सब्सक्राइब लाजमी करें। कमेंट्स में बताएं कि आपको फ्यूरीज बिग वीक का ये सीक्रेट पता था या नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।